हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज के। इंटेक्स के सारे क्वेश्चन हो गए थे ऑलमोस्ट। एक आध अगर कोई रह गया होगा तो रह गया होगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज में। आज 7th क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 6th क्वेश्चन हम लोगों ने, जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो कैसा है, वो डाटा बेस्ड है। वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं। तो हाउ विल यू जो 7th क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म। डिस्टिंग्विश करना है कुछ टर्म्स को, डिस्टिंग्विश सम पेयर्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के साथ हम किसको डिस्टिंग्विश करेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमको डिस्टिंग्विश करना है किसके बारे में? क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट लैटिस। थर्ड पार्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनको डिस्टिंग्विश करना है। 1 मिनट देते हैं, आप सोच लीजिए इसमें क्या करना है, फिर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझी हैं। अगर किसी को भी चैप्टर पढ़ना हो या रिवीजन करना हो तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट यहाँ पे सारे चैप्टर्स की बनी है, 11th-12th जो जो भी पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। इन्होंने पूछा क्या, इन लोगों ने डिफरेंस पूछा है। किसका डिफरेंस पूछा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको HCP भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको क्या कहते हैं? CCP, ठीक है। इसको HCP भी कहा जाता है, इसको CCP भी कहा जाता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या बताया था कि एक ये एटम है, इसको 6 एटम घेरे हुए हैं, ठीक है। और इसी के एग्जैक्ट नीचे जिस टाइप के ये हैं, जैसे ये A टाइप है, तो इसके नीचे क्या होंगे? ऐसे बने होंगे 1 2 3। तो इस जो मिड वाला है एटम, उसको घेरे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे घेरे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे होंगे लेयर ऐसे, इनके बीच में क्या है? 3 ऐसे बने हुए हैं, मतलब ये A टाइप का लेयर है, ये B टाइप की लेयर है, और इनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। और फिर यहाँ पे फिर A टाइप की लेयर आ जाएगी, जैसी ऊपर थी वैसी। तो ये हो गई हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है।
मतलब 6 एटम के बीच में यहाँ 3 एटम है और 3 एटम के नीचे फिर से 6 एटम है, तो ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको ऐसे भी देखते हैं, ऐसे। हम्म तो अब ये क्या है कि मिड में एक एटम है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। ये जो स्पेस है मिड में, यहाँ पे क्या है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये ऐसे मिड में बने हुए हैं। फिर यहाँ पे 6 एटम है, तो ऐसी जो पैकिंग होगी उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, ठीक है। ऐसी जो पैकिंग होगी उसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, पैकिंग डेंसिटी इसकी 74% होती है। पैकिंग या पैकिंग डेंसिटी या एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%, ठीक है। तो इसकी मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है एक यूनिट सेल की, एक लैटिस पॉइंट की या क्रिस्टल लैटिस की, तो वो 74% होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसका, एक सॉलिड स्टेट का या सॉलिड क्रिस्टल का, एक क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्फीयर्स की पैकिंग होगी या एटम्स या आयंस की पैकिंग होगी इन लेयर्स, सो दैट जो स्फीयर हैं इन अल्टरनेट लेयर ओवरलैप करेंगे, मतलब अल्टरनेट लेयर इनकी ओवरलैप करेगी, ए को ओवरलैप करेगी बी को ओवरलैप करेगा ए, ऐसे अल्टरनेट लेयर्स बनी होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इसकी डेंसिटी मतलब हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी या एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, ठीक है। 3 लेयर होते हैं, ए बी टाइप होता है, जो पहला वाला होता है वो थर्ड से फोर्थ से मैच होता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर स्ट्रक्चर ऑफ HCP, द थर्ड लेयर इज सेम एज द फर्स्ट लेयर, मतलब पहली लेयर फर्स्ट लेयर थर्ड से मैच कर रही होती है और थर्ड लेयर फोर्थ से मैच कर रही होती है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। HCP स्ट्रक्चर मेटल देते हैं, कौन से मेटल देते हैं, जैसे जिंक हैं, कॉपर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है। और HCP स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बस इतना ही लिख लो, सफिशिएंट है इसके लिए। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट हो गया होगा। ठीक है, इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी 74% होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, क्यूब बना होगा, ठीक है। ऐसी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, इसमें क्या होगा, क्यूब बना होगा, क्यूब के कॉर्नर्स पे और इसके फेस पे होगा, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे स्फीयर्स या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स या आयंस ज़्यादा बोलते हैं। फिर इनके फेस पे होंगे, ये पीछे होगा और ये आगे वाले फेस पे, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ऐसे देख सकते हैं आप, या फिर इसकी एक और इमेज हम देखेंगे
इसमें क्या है, सीसीपी क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि ऐसे एक लेयर बनी होगी, इसके नीचे एक और लेयर होगी, इसके नीचे एक और लेयर होगी, तो जैसी लेयर ऊपर है वैसी लेयर इसके नीचे होगी, और एक एटम को घेरने वाले 4 लोग लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्यू, और इसमें क्या बन रहा होगा, क्यूब बन रहा होगा, नीचे भी ऐसा हो रहा होगा, इसके इस लेयर के नीचे भी ऐसा हो रहा होगा, तो ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट। अब इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर से पे एटम है और फेस पे हैं, जितनी फेसेस हैं, जैसे ये हमारा रूम बॉक्स है, तो एक इस वॉल पे, एक इस वॉल पे, एक उस वॉल पे, एक पीछे वाली वॉल पे, एक डाउन वाली वॉल पे, एक रूफ वाली वॉल पे, तो सारे ये सब, ये वाले जो हैं, जो ऐसे थोड़े से टिल्टेड बनाए गए हैं, ये मिड में है, किसके, फेसेस के मिड में, ठीक है। तो इसकी 74% होती है। फिल्ड स्पेयर्स होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है 4 लेयर का बना होता है, 4 लेयर एटम होता है। इसका एबीसी टाइप की होती है। इसकी क्या होती है, जैसे इसमें ए बी टाइप की होती है, यहाँ पे ए बी सी टाइप की होती है। मतलब पहले कुछ होगा, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर होगी, फिर उसके नीचे एक होगा। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल देखें तो इसको एक मिनट रब कर दें, तब हम समझा पाएंगे। ये वाला नोट कर लिया हो तो इसको हम रब कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। HCP होप सो समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है हम लोगों को। लिख लिख तो आप लेंगे ही, बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, तो CCP में क्या था कि 3 लेयर बनेंगी हमारी, ठीक है। कैसी बनेंगी, एक जैसे ये बना है, और इसके पीछे एक है, इसके पीछे एक है, ये ए लेयर हो गई, ठीक है। सेकंड लेयर में क्या होगा, ये बना है और ये बना है, इसके पीछे एक हो गया, ये इसके पीछे एक हो गया, ये ए था, ये बी है, ठीक है। थर्ड जो हुआ, जैसे ये वाला फ्रंट में है, तो अब ये क्या होगा, ये वाला बैक में होगा। मतलब एक मिनट, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये वाला बैक में, तो ये सी टाइप का है। मतलब जो ये जगह है ना, उसको फुलफिल कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये जो स्पेस है उसको फिलफिल कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा क्यूबिक क्लोज CCP पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें क्या है, 74% एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे भी कॉर्नर्स में, फेसेस में प्रेजेंट होते हैं। एबीसी टाइप की होती है। 3D स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट, और हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसके नेबरिंग में कितने होते हैं, CCP स्ट्रक्चर में नेबर में, देखिए नेबर में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन होते कितने हैं, 12 नेबर्स होते हैं, ठीक है। 6 इन प्लेन, इसके प्लेन में होंगे, ये मतलब 4 तो हमको दिख रहे हैं इधर, और इन इसके पीछे जस्ट ये वाला जो स्फेयर है ना, इसके जस्ट पीछे एक होगा, और ये वाला स्फेयर है, इसके जस्ट पीछे एक होगा। तो कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। 6 प्लेन पे है, यहाँ पे 6 है, ये 3 है, और ये 3 है, ठीक है। उसके कितने थे, 6 थे। अभी यहाँ क्या है, नेबर हमने देख ली, नेबर देख ली। अब यूनिट सेल, इसकी यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, तो हम यूनिट सेल तो वो हम बोल रहे थे, हाँ। अब बाकी अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एफ इसको FCC पैकिंग भी बोलते हैं, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने होते हैं,
6 होते हैं, ठीक है। और फिर बात रही कि हाँ, यहाँ पे क्या है, ABC टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप था, ठीक है। फर्स्ट थर्ड इक्वल थे, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट के बाद फोर्थ एक जैसा होगा, सेकंड के बाद फिफ्थ एक जैसा होगा, थर्ड के बाद सिक्स्थ एक जैसा होगा, ऐसी लेयर सिक्स्थ देखने को मिलेगी। अब सेकंड है हमारा क्वेश्चन, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो डिफरेंस क्या है, इसमें 3 लेयर्स है, उसमें 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब 3 लेयर मिलेगी, लेकिन वो क्या होगी, एक तरह की होगी। होप सो नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, रेगुलर ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल है, रेगुलर ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब रेगुलर ओरिएंटेशन हो रही होगी, कहाँ पे हो रही होगी, ऑफ आ क्रिस्टल में हो रही होगी, इन 3D स्पेस, इन 3D स्पेस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है, वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है किसी क्रिस्टल की, या एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। ये इसका जो हमारा यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, किसकी, क्रिस्टल लैटिस की, ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है इन 3D स्पेस, या स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन 3D स्पेस, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दोनों भी ऐसे ही फिगर से समझेंगे। तो अब से ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस या कुछ ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, जब हमारे 4 एटम, एक ऐसी लेयर होगी, जब हमारे 4 एटम एक साथ मिल रहे होंगे और जो मिड में जगह बचेगी। अब ये 3 ऐसे हैं, 3 है प्लेन में, और ये क्या है अबव, ये जो स्पेस बना है ना, ये ट्रायंगुलर शेप, इसी को टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। और ये जो डॉटेड दिख रही, ये बॉल जो है या स्फेयर जो है अबव द सरफेस है। तो ये जो वॉइड बन रहा है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स, या फिर लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ empty space in 3D, in 3D arrangement of 4 spheres, ठीक है, 4 spheres या 4 particles। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, 3D अरेंजमेंट है, इज अ एम्प्टी स्पेस इन 3D अरेंजमेंट। ये 3D अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में
कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 होंगे। तो नेक्स्ट है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ हमको क्या मिलेंगे, एक ऐसे बने होंगे, 1 2, ये हो गए 3। अब ये 3 क्या है, प्लेन में है, और 3 इसके जस्ट अबव है, ऐसे। तो ये जो अंदर स्पेस बनेगा ना, ये ऐसा वाला, 3 ऐसे नीचे रखी हुई हैं, 1 2 3 बिल्कुल क्लोज रखी हुई हैं। उसके ऊपर जो इंटरस्टिशियल पॉइंट है, जैसे इसमें थोड़ा सा बीच में गैप है तो यहाँ एक टिक गई, फिर इनके बीच में गैप है तो यहाँ एक स्फेयर टिक गया, और इनके बीच में गैप है तो यहाँ पे एक स्फेयर टिक गया। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अ इज एन एम्प्टी, एन लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी इस पे भी नंबर कट जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्कूल में कॉपीज चेक होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, स्पेलिंग देखते हैं कि बच्चे तो ठीक ठाक ओवरऑल लिख ही रहे होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब क्लास में भी पढ़ लिया होता है, ट्यूशन में भी पढ़ लिया होता है, और कोई कोई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या हो रहे होते हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो और कम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग कैपिटल से की कि नहीं की, या फिर ऐसे एम ई के पहले एन लगाया कि नहीं, ठीक है, ऐसा। तो ये ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज एन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन इन 3D arrangement of, in 3D arrangement of 6 पार्टिकल्स या 6 स्फेयर। तो ये क्या है, 3D अरेंजमेंट है जहाँ पे कितने, 6 पार्टिकल्स या 6 स्फेयर अरेंज हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन। उसमें क्या है, हाउ मैनी लेटेस्ट पॉइंट्स आर देयर इन यूनिट सेल बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं ना तो एग्जैक्टली दिमाग को क्लिक करता है चीज़ें कि क्या हो रहा है। तो अब हमको ये मतलब, अगर आपने मेरा चैप्टर की सीरीज़ देखी होगी, चैप्टर की क्लासेस देखी होंगी, तो उसमें समझ में आएगा, सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ाई गई हैं और फिर से कराई जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, तब तक मैं बोल देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेस्ट बताने हैं, किस में, एफसीसी में, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल में, और बॉडी सेंटर्ड में। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ यू, हाउ मैनी लेटेस्ट पॉइंट बताने हैं, फाइंड लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट किस में बताने हैं, फर्स्ट हमको बताने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कैसा बनेगा, ऐसा क्यूब लेंगे, इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे और फेसेस पे होंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर प्लस फेस कितने हैं? एक फर्स्ट अबव, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट, एक बैक और एक ये फ्रंट। कितने हो गए? 6। 6 फेसेस तो कितने हो गए? 14 लेटिस पॉइंट हो गए। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ऑप्शन नोट कर गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोले या फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल बोले, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा ऐसे। ये क्यूबिक था, ये क्यूबिक नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रख, ऐसा ऐसा ऐसा। और यहाँ पे भी 6 कॉर्नर्स पे होगा, मतलब 8 कॉर्नर्स पे होगा और 6 फेसेस पे हमारे एटम प्रेजेंट होंगे। तो 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेसेस। तो यहाँ पे भी कितने होंगे नंबर ऑफ यूनिट लैटिस पॉइंट? वो भी कितने होंगे? 14। ये इधर, इधर ऐसे कर, ये इधर, ये राइट, ये लेफ्ट, ये अबव, ये बॉटम, ये बैक, ये फ्रंट, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही बना होता है, ठीक है। फिर है बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बोल दें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो ऐसा बना देना, क्यूब बना देना, ठीक है। अब क्यूब बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? कॉर्नर्स पे होगा 8 प्लस 1, कहाँ होगा? बॉडी के सेंटर पे, बिल्कुल मिड में। तो यहाँ कितने होंगे? 8 लैटिस पॉइंट। अगर टेट्रागोनल बोल दे तो भी इसमें क्या करना है? ऐसे ही क्यूबॉइड बना देना है, और लेकिन लैटिस पॉइंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए? और ये हमारा बॉडी पे। तो टेट्रागोनल में थोड़ा सा ये ऐसा क्यूबॉइडल दिखेगा, बाकी ये क्यूबिक दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्रिस्टल यूनिट सेल। 8th क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। तो यहाँ पे एक और लिखना, +1 बॉडी सेंटर। तो कितने हो जाएंगे? 9 लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। इसको नोट कर लिए। फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा? 9th क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में सिमिलरिटीज बतानी है। फिर आयनिक सॉलिड एंड हार्ड एंड ब्रिटल, इसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो होप सो नोट हो गया होगा। 1 मिनट का टाइम और देते हैं।
तो ऑप्शन नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, या क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक सॉलिड या मेटेलिक सॉलिड में डिफरेंसेस क्या होते हैं, या क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो पहले सिमिलरिटीज लिख लेते हैं। सिमिलरिटीज, तो सिमिलरिटीज क्या है, जो हमारा आयनिक है और मेटेलिक है दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। है हाई, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सेकंड क्या है, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आयन से बना है। आयन से जो क्रिस्टल बना है और जो मेटल से क्रिस्टल बना है, दोनों भी एक तरह से, मेटल क्या होता है, इजीली लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, इजीली लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो इजीली वो बॉन्ड बनाएगा, वो भी आयन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ क्रिस्टल लिख लो, क्रिस्टल। तो क्या है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एटम्स, ठीक है। इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और थर्ड लिखेंगे रेगुलर, बोथ हैव रेगुलर रिपीटिंग, है तो दोनों क्रिस्टल है ना, तो क्रिस्टल वाले भी तो फॉलो करेंगे रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। क्रिस्टल वाले भी जितने भी चीज़ें होंगी वो फॉलो करेंगे। डिफरेंसेस लिखते हैं। डिफरेंसेस क्या है इसमें, जो आयनिक क्रिस्टल है वो कैसा होगा, ब्रिटल होगा, रिजिड होगा। आयनिक क्रिस्टल ब्रिटल होगा। ब्रिटल मतलब कि अगर किसी चीज़ से हथौड़े हथौड़े से तोड़ेंगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। मतलब जैसे नमक रखा है, नमक को हमने मारा ऐसे, तो नमक क्या या सॉल्ट जो है, सॉल्ट का क्रिस्टल है, या शुगर का क्रिस्टल जो है, वैसे सॉल्ट का ही रखो क्योंकि वो आयनिक क्रिस्टल है। तो उसको हमने हैमर किया, उसके ऊपर कोई या तो किसी भारी चीज़ से मारा, या फिर जिससे नहीं, अदरक वदरक कूटी जाती है उससे मैंने अपने नमक के क्यूब को मारा, तो वो क्या होगा, टूट के बिखर गया। तो ब्रिटल ऐसा होता है, ठीक है। रिजिड होता है मतलब हार्ड होता है, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टल ब्रिटल होते हैं, रिजिड होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटेलिक होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल वो कैसे होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल डक्टाइल होते हैं, मतलब उनकी मेलिएबल होते हैं, मतलब उनकी शीट बनाई जा सकती है, उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो लिख सकते हैं डक्टाइल, मेलेबल, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन मोल्टेन स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते, ये सॉलिड स्टेट में कर सकते हैं। तो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इनको मोल्टेन स्टेट में जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने। तो कंडक्टर है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या गुड कंडक्टर,
और हीट, ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट और हमको क्या हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल में है ना, एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी आयनिक क्रिस्टल में, ये कि आयनिक क्रिस्टल जो है वहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आयंस होंगे वो अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, और जो मेटेलिक होगा उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से घिरा होगा, ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयनिक स्फीयर देखने को मिलेगा, यहाँ अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट करते हैं जिसमें हमसे आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल बोला गया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे। तो होप सो हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ionic crystal are hard and brittle। ठीक है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, आयन से बने होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, स्पेस कम होता है, और उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, जब ऐसा सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से ये हार्ड है। ठीक है, अब बात है ब्रिटल क्यों है। ब्रिटल इसलिए है क्योंकि ये जो आयनिक क्रिस्टल है हमारा, जो आयनिक क्रिस्टल है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। मतलब कि जो आयंस है प्लस माइनस बनने से पहले तो हमें को दिख रहे हैं कि प्लस माइनस लगे हुए हैं, लेकिन जब ये आयंस बन रहे हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, तो ये जो बॉन्ड है ना इनके बीच में, ये अनडायरेक्शनल है। ठीक है, मतलब नॉन डायरेक्शनल, किसी तरफ का हम बोल नहीं सकते कि हाँ इधर ज़्यादा फोर्स है या इधर कम फोर्स है, मतलब इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा है। तो अब जब हम इसमें क्या करेंगे, इन सॉलिड्स को डिस्टॉर्ट करेंगे, मतलब या ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो एक तरह से शैटर डाउन हो जाएंगे, मतलब एक तरह से बिखर जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐसा दिख रहा था पॉजिटिव नेगेटिव। बॉन्ड बनने के बाद उनका नेचर कैसा हो गया, एक जैसा हो गया सबका। ठीक है, एक जैसा नेचर, मतलब कहने का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव तो शो ही हो रहे होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस दिख रहे होंगे, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि इधर ज़्यादा फोर्स है इधर कम फोर्स है, या मतलब आयंस जो है अपने आप को बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, लेकिन
ऐसा नहीं कि हम उनको हैमर करें तो वो क्या हो, वाइब्रेट करके, या इलास्टिक नेचर नहीं है उनका। इलास्टिक नेचर मतलब ऐसे हैमर किया तो उन्होंने अपने वो थोड़ा सा शेप चेंज किया, फिर शेप में आ गए अपनी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसको। तो आयनिक क्रिस्टल आर, आयनिक क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टल हैं, आर हार्ड एंड ब्रिटल, आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल क्यों? बिकॉज there is strong electrostatic force, वहां पे strong electrostatic force है between the oppositively charged ions, force between the oppositely charged ions, ठीक है। हार्ड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है और अपोजिटिवली चार्ज आयन है, एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर, एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयंस, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लाइक चार्ज अब एक तरफ हो जाएंगे। अब देखें मेटेलिक था, वहां क्या था, ये इसको घेरे हुए हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव घेरे हुए हैं, तो हमने इसके ऊपर हैमर किया तो ये थोड़े से अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, फिर आ गए अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली है, तो ये क्या करेंगे, इन पे हैमर किया गया, तो अब इसका मान लिया इसके साथ मतलब है, इसका इसके साथ मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स होगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जिस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का कि जो नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स हैं इन आयनिक सॉलिड मेक्स देम ब्रिटल, क्यों करते हैं? क्योंकि जब डिस्टॉर्ट किए जाएंगे तो जो चार्ज्ड आयंस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जो चार्ज आयन है, लाइक चार्ज आयन क्लोज हो जाएंगे, और उसमें ब्रेकेज देखने को मिलेगा या शैटर होना हमको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक क्रिस्टल। और सेकंड, आयनिक क्रिस्टल और क्या था इससे पहले, क्या था? हाँ, सिमिलरिटीज ऑफ मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल, और ब्रिटल नेचर क्यों है, हार्ड क्यों है आयनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट है एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी किसकी? सिंपल क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, और फेस सेंटर्ड की, ठीक है। एफिशिएंसी चेक करने के बाद आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि फिर चीज़ें 40-50 मिनट के बाद चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आने की, अब पढ़ने को तो पढ़ते रहो। तो अब सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। 10th का फर्स्ट पार्ट है एफिशिएंसी ऑफ, या एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग ऑफ मेटल क्रिस्टल, ऑफ मेटल क्रिस्टल या मेटेलिक क्रिस्टल। तो फर्स्ट है हमारी किसकी, फर्स्ट जो है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फर्स्ट जो हमने सिंपल सिंपल यहाँ ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट
सेल। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी तो क्लास में भी बताई थी। 1 मिनट रुकना। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लिख लो। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा था? ऐसा था क्यूब। क्यूब में क्या था? केवल कॉर्नर्स पे एटम थे। जब क्या कॉर्नर्स पे एटम होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा? Z की वैल्यू पर यूनिट सेल में कितना है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1/8 इंटू 8। Z की वैल्यू 1 है। हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये हमको बताएगा पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये वाला जो एटम है वो कुछ ऐसा होगा, ये वाला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसकी आर और इसकी आर मिलके ए बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल स्फेयर की तरह एक तो क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए हम क्या करेंगे? इस यूनिट सेल का वॉल्यूम लेंगे जो क्या होगा? ए क्यूब होगा। ठीक है, ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या है? ये 2r मिलके क्या बना रहा है? ए इंटू 100। 4/3 पाई r क्यूब अपॉन ए क्यूब क्या है? 2r का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी, पहले हम फिर से समझ लेते हैं कि क्या है। क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें क्या है? कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स पे है तो एक ही एटम प्रेजेंट होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा एटम नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है, अगर हम ऐसे बात करें कि ये वाला जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ये बहुत पास पास प्रेजेंट है, इस तरह प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है कि ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है। ये वाला इधर आर इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे इस पे आर है, इसका स्फेयर का रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो एज लेंथ ए जो है वो 2r के बराबर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एक पार्टिकल जो स्फेयर के रूप में है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ए की वैल्यू 2r है, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। ये 3 नीचे आ सकता है, आराम से आ सकता है। 8r क्यूब, r क्यूब कैंसिल। 2, ये कितना? 22/7 इंटू 3 इंटू 2, तो ये ऑलमोस्ट 0.54 के आसपास आ जाएगी। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी 0.24 के आसपास आएगी, 2 आएगी, 0.24। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 52.4% आ जाएगी। 52% या 52.4% हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लास्ट वाला दिख नहीं रहा है।
ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 52.4% आ गई। सिमिलरली हमें बस समझना है जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में केवल हमें ये जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम कैसे निकलना, बस उतना समझना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर्ड। होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमको पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की देखनी है, BCC। अब इसमें भी क्या है, क्यूब है ऐसा, ठीक है। अब क्यूब है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वो जो स्फेयर के फॉर्म में है वो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब BCC है, तो BCC है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे एटम्स, एटम्स हमारे कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे होंगे। और साथ में कहाँ होगा, एक बॉडी सेंटर्ड पे होगा, ये नहीं दिख रहा पीछे। अब बॉडी सेंटर्ड पे होगा तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि क्यूब में, ये क्यूब है, जो इस सेंटर पे है, इस कॉर्नर पे है और मिड में है, इन सब की क्या होगी, एजेस मिल रही होंगी, ठीक है। इन सब की जो एजेस होंगी, ये मिल रही होंगी आपस में, ये ऐसे बिल्कुल पास पास होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो जो बॉडी डायगोनल होगी ये तो R होगा, ये भी R, ये 2R होगा और ये R होगा। जब ये आपस में बिल्कुल पास पास हैं, अगर हम छोटा सा क्यूब बनाएं तो ये ऐसे बना दें कि ये वाला ऐसा है और ये मिड वाला है और ये ऐसा है, तो ये जो बॉडी डायगोनल होगी वो क्या होगी, 4R हो जाएगी, ठीक है। बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगी, 4R हो जाएगी। तो हमारा 4/3 πr क्यूब तो है ही, और यहाँ पे भी a क्यूब आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल कितनी है, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4R है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू हमको आर के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, बॉडी डायगोनल क्या होती है, बॉडी डायगोनल इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, 3a⁴ 1/2 इस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4R। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2R/, एक मिनट, 3a⁴ 1/2 इज इक्वल टू 4R होती है। तो ये क्या, √3 इज इक्वल टू 4R। तो √a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R/√3, ठीक है। ये 4R/√3, ये यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया।
पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1 मिनट रुकना, इसको रब कर दें पहले। तो बॉडी डायगोनल, इसको भी हटा देते हैं। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कैसी होती है, ऐसे इस पूरी बॉडी के बीच में जो डायगोनल जा रही होगी, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, ठीक है, ऐसे, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, वो क्या होगी, ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, प्लस ए स्क्वायर, 3 एस, यहाँ से यहाँ तक जाने पे 1 2 3 लगेंगे, 3 साइड से होकर गुजरना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4r, हम देख ही चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो a इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r/3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r/3 का होल की पावर 1/2। अब हम वहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 r 3/2, ठीक है, क्यूब भी है, 1/2 भी है सबका, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगी वहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 4/3 पाई कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू r क्यूब अपॉन 4 इंटू 7, 4 कितना, 3 टाइम्स है, फोर का 2 भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ करना है तो यहाँ पे √3 कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ऐसे रखते हैं, 4r/3, ठीक है, 4 इंटू 4 7 तो है ही, इंटू 4 इंटू r क्यूब बाय 2 अपॉन, ये कुछ गलत हो रहा है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा, 68 या 69 के आसपास आएगा, 0.68% के आसपास आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी तो मैंने सही लिखा है यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बस फॉर्मूला ही रखना है, BCC FCC, FCC में इजी है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी डायगोनल लिया गया था, वहाँ पे क्या लिया जाएगा, फेस डायगोनल लिया जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 0.68 या फिर 68% लिखे लेंगे, ठीक है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, बस थोड़ा डायगोनल ही समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हम करेंगे FCC, थर्ड है हमारा, फेस सेंटर्ड FCC, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। FCC में क्या था, ऐसा था, क्यूब केवल एक फेस दिखाते हैं, ठीक है, क्यूब में क्या था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक मिड में था, ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी फेस डायगोनल है, एक एक कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक फेस पे, तो ऐसे बना रहा है, एक इसका आर, इसके 2 आर, इसका भी 1 आर, ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, अब वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, अब यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं, जो हमारी फेस डायगोनल है वो किसके बराबर है, 1 2 3, 4r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
क्योंकि हमें ए को आर के टर्म में करना है, हमें आर कैंसिल आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना होगा, 4r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, तो a इज इक्वल टू √2r। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2r का होल क्यूब इंटू 100, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 74%, 74.4 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसके बाद केवल न्यूमेरिकल बचे हैं और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल्स देखते रहिएगा और चीज़ें समझते रहिएगा, और अगर इसका क्लासेस देखनी है तो वो भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके लिए भी आप हमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।